रशियन ऑयल के ऊपर बैन लगा देंगे। यानी सबको ये तो पता था कि रूस की असल ताकत उसकी ऑयल और गैस है, और ऑयल और गैस पर अगर हमने प्रतिबंध लगा दिया तो फिर रशिया खड़ा नहीं रह पाएगा। तो रशिया को पूरी तरह तोड़ने की तैयारी की गई कि अब तुम्हारे ऊपर हम एनर्जी का बैन लगाएंगे, यानी तुमसे तेल नहीं खरीदेंगे, और तेल तुमसे नहीं खरीदेंगे, तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, और जब पैसा नहीं होगा तो तुम स्वतः ही सरेंडर करने सामने आ जाओगे। रशिया ने इनको उसी समय मई के महीने में धमकाया और कहा कि यदि आप लोगों ने मेरे ऊपर तेल ना खरीदने का प्रतिबंध लगाया कि तुम मेरा तेल नहीं खरीदोगे, तो ये ध्यान रखना कि मैं दूसरे लोगों को तेल बेचना शुरू कर दूंगा, और दूसरे लोगों को तेल बेचना शुरू करूंगा वो तुम्हारे लिए एक बड़ी चुनौती होगा। रशिया ने मई में यूरोपियन यूनियन और अमेरिका दोनों को धमकाया, और इसी बीच में निकल कर आता है एक नई कहानी का नया समीकरण है इंडिया और चाइना बाय रशियन ऑयल एंड गैस वर्थ ₹24 बिलियन इन 3 मंथ्स। यानी जुलाई 6 2022 को खबर छपती है, महीने दर महीने चीजें समीकरण बदलते जा रहे हैं। खबर छपती है कि $24 बिलियन का रशिया से चाइना और इंडिया ने 3 महीने के भीतर यानी मार्च अप्रैल मई या फिर अप्रैल मई जून के अंदर तेल खरीद लिया। ऑयल एम्बार्गो का रशिया के ऊपर यूरोपियन यूनियन का प्रभाव पड़ने ही नहीं दिया। रशिया टू फ्लड एशिया विद फ्यूल एज यूरोपियन रैम्प्स ऑन सैंक्शन, यानी यदि यूरोप ने रूस के ऊपर सैंक्शन लगाने का प्रयास किया तो रूस एशिया को अपने तेल से एकदम बाढ़ की स्थिति में ला देगा। इसका मतलब यह नहीं है कि तेल की नदियां बहा देगा, इसका अर्थ यह है कि वो अपनी सप्लाई एशिया की तरफ बढ़ा देगा। और हुआ भी यही। हुआ ये कि रशिया बिकम्स इंडियाज टॉप ऑयल सप्लायर इन अक्टूबर पहुंचते पहुंचते स्थितियां ऐसी आई कि इंडिया में रशिया का ऑयल सबसे ज्यादा मंगाया जाने लगा। यूरोपियन यूनियन ने फिर इसको प्रतिबंधित करने के लिए नवंबर 2022 में एक चाल चली, और चाल थी कि इनके ऊपर प्राइस कैप का सीन लगा दिया जाए, यानी यूरोप ना तो खुद खरीदेगा और ना ही किसी और को खरीदने देगा, और अगर किसी को खरीदना है तो रशिया 60 से लेके $70 प्रति बैरल के बीच ही अपना ऑयल बेच सकेगा। लगभग $64 प्रति बैरल का भाव यूरोपियन यूनियन ने रशिया के ऊपर एज ए प्राइस कैप निर्धारित किया। फिर क्या था, क्या सवाल बना, क्या इंडिया, देखिए ये खबर थी नवंबर 23 की, हमने उससे पहले ही खबर कर दी थी कि क्या 5 दिसंबर के बाद रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगी भारतीय कंपनियां। बोले क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन का EU प्राइस कैप आने जा रहा था। डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि दिसंबर के अंदर इंडिया यूरोपियन यूनियन के प्राइस कैप के चलते रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दे। लेकिन खबर दिसंबर में आती है, नवंबर एंड में आती है कि इंडिया एंड चाइना डिमांड हैवी ऑयल डिस्काउंट फ्रॉम रशिया। इन्होंने रशिया के ऊपर और पाबंदी दोनों देशों ने क्रिएट करते हुए कहा कि सर जी, चूंकि प्राइस कैप आ चुका है, हमें और ज्यादा डिस्काउंटेड तेल दीजिए, हम आपका तेल खरीदने को तैयार हैं। यानी एक तरफ ये डाल और हम पात 23 तारीख को ये प्राइस कैप की बात करते हैं, और 27 तारीख को इंडिया और चाइना मिलकर रशिया से कहते हैं तेल सस्ता कर दो तो हम खरीद लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पर न्यूज देखिए, रशिया रिमेन्स, और ये खबर है दिसंबर 11 यानी कि अगले ही महीने दिसंबर 11 2022 की, रशिया रिमेन्स इंडिया टॉप ऑयल सप्लायर फॉर सेकंड मंथ इन ए रो इन नवंबर। यानी नवंबर में भी प्राइस कैप आने के बाद भी जहां अक्टूबर में नंबर 1 रशिया इंडिया के लिए सप्लायर रहा, वहीं नंबर 2 या नवंबर के अंदर भी भारत के लिए रशिया ऑयल सप्लायर रहा। और फिर खबर आती है जनवरी 16 यानी इसी मंथ की, वर्ष 2023 की, और खबर आती है कि इंडिया ने अब लास्ट ईयर के मुकाबले 33 गुना ज्यादा तेल मंगाना शुरू कर दिया है रशिया के द्वारा। यानी एक प्रकार से यह समझिए, जहां पहले हम 1 लीटर तेल मंगाते थे, अब हम 33 लीटर तेल रूस से मंगा रहे हैं। यह एक यूरोपियन अखबार ब्लूमबर्ग छापता है। वी आर द लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर टू इंडिया, ऐसा रशियन एम्बेसडर आज के दिन कहता है। 3 फरवरी 2023 की खबर है बिजनेस स्टैंडर्ड की। रशिया के एम्बेसडर जो दिल्ली में है वो कहते हैं कि हम इंडिया के लिए सबसे बड़े ऑयल सप्लायर हैं, और ये प्राउडली इस बात को अनाउंस करते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी कंसेक्यूटिव 5वां महीना आ चुका है। सोचकर देखिए, जिस युद्ध के शुरुआत के मात्र 8 या 10 दिन के भीतर अमेरिका ने रूस के ऊपर ऑयल का परचेज प्रतिबंधित कर दिया, यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शन प्रस्तावित कर दिए। कहीं उनको पता था कि रूस की असली ताकत इसका ऑयल और गैस है,
उसके बावजूद भी रशिया को वो नहीं झुका पाए, उसका सीधा प्रमाण यहां है। प्रमाण ये कि उन्होंने पाबंदी लगाई, इंडिया और चाइना ने रूस से तेल खरीद लिया। सैंक्शंस ऑन रशियन क्रूड ऑयल हैव फेल्ड कंप्लीटली, ऐसा ऑयल एनालिस्ट के द्वारा कहा जा रहा है। यह सीएनबीसी की खबर है। अर्थात रूस की जो असली रीढ़ की हड्डी है वो ऑयल और गैस है, और उसके ऊपर चूंकि अमेरिका और उसके साथी देश कुछ भी नहीं कर पाए, इसी कारण से ये सैंक्शंस पूरी तरह फेल साबित हुए। और फेल साबित हुए तभी तो एक तरफ जहां यूक्रेन को मदद देने के लिए नाटो के इतने देश खड़े हैं, वहीं पर रूस को सहायता के नाम पर तेल खरीदकर इंडिया और चाइना ने सपोर्ट दे रखा है। अरे तभी तो न्यूज निकल कर आती है कि यूक्रेन डिमांड बाइडेन सैंक्शन इंडिया एंड चाइना फॉर हैंडिंग पुतिन एनर्जी लाइफलाइन। पुतिन की मदद करने के कारण बाइडेन से डिमांड की जाती है कि वो इंडिया और चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाएं। बड़ा सवाल बनता है, भैया तुम हो कौन जो हम पर सैंक्शन लगाओगे? सवाल बनता है, क्या ये वाकई में संभव है कि अमेरिका इंडिया और चाइना पर सैंक्शंस लगा दे? ये सवाल आपके दिमाग में पैरेलली तैरेंगे, लेकिन उससे पहले अमेरिका होता कौन है ये बताने के लिए मैं आपको एक सेशन का एडवाइस देता हूं। आपको ये समझना होगा कि क्यों यूक्रेन अमेरिका से जाकर डिमांड करना पर बैन लगाइए। इस लौटते हैं अमेरिका के पीछे कि क्या कारण है यूक्रेन जाकर वहां त्राहिमाम की डिमांड कर रहा है। यूक्रेन लॉ मेकर कॉल ऑन यूएस टू टारगेट चाइना इंडिया एनर्जी परचेज। कि सर आपने डे 1 पर एक काम किया था, यूक्रेन से युद्ध आपको समझ में आ गया था कि रशिया का तेल खरीदना बंद कर दो, रूस के पास पैसा पहुंचना बंद हो जाएगा और युद्ध स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपकी नजरों के सामने इंडिया और चाइना ने आपकी पूरी की पूरी पूर्ति, जो कमी थी आपकी, वो उन्होंने पूरी कर दी और उन्होंने तेल खरीद लिया। केवल यही नहीं साथियों, इसके साथ साथ यूक्रेन, पोलैंड और एक लिथुआनिया नामक देश, 3 देश के प्रतिनिधि अमेरिका गए हैं और वहां जाकर डिमांड कर रहे हैं कि अमेरिका वालों कम से कम इन 2 देशों पर प्रतिबंध लगा दो। आप असली स्थिति समझ में आती है। क्या इंडिया पर प्रतिबंध लगाना अमेरिका के लिए इतना आसान है? वो इंडिया जो आंखों में आंखें डालकर अमेरिका के सामने और नहीं यूरोपियन वर्ल्ड के सामने जाकर बोलता है कि क्या केवल हमारे तेल खरीदने से युद्ध हो रहा है? साथियों, यहां पर एक भय की स्थिति और पैदा की जा रही है। स्थिति यह है कि रशिया 24 फरवरी को जब अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन कर रहा होगा यूक्रेन पर वॉर करने के, तो उसको सक्सेसफुल शो करने के लिए संभव है कि 5 लाख सैनिकों के साथ यूक्रेन पर हमला बोले। ये संभावनाएं तो बहुत बार आई हैं, लेकिन इस बीच में रशिया की तारीफ करने से पीछे इसलिए भी नहीं हटना चाहिए कि वो 1 साल तक अडिग रूप से अपना मोर्चा संभाले खड़ा हुआ है, जहां एक और यूक्रेन की मदद करने के लिए नाटो, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका सब प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सामने खड़े हैं, टैंक दे रहे हैं, गन दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, अकेला अमेरिका अभी तक यूक्रेन को $50 बिलियन की मदद दे चुका है। मैं न्यूज की कटिंग्स दिखाऊंगा आपको, लेकिन आप सोच कर देखिए, जहां इतनी मदद देने के बाद भी यूक्रेन को रशिया पूरे 1 साल तक अपना मोर्चा संभाल कर रह गया, इसका मतलब रशिया की जो रीढ़ की हड्डी है असल में वो उसकी ऑयल बिक्री है, और वो ऑयल खरीदार इंडिया और चाइना है, और दोनों बेधड़क रूप से बिना अमेरिका से डरे खरीद रहे हैं तेल। इसका मतलब ये है कि अमेरिका भी समझता है कि इन 2 देशों के साथ में पंगा लेना बहुत मुश्किल है। इन पर प्रतिबंध लगाना, इसका मतलब एक नया मोर्चा बनाना है। नया मोर्चा कैसा? अगर इंडिया और चाइना पर अमेरिका प्रतिबंध लगाने की सोच लेता है तो इसका सीधा सा अर्थ है सीधा इंडिया और चाइना को उठाकर रशिया की गोद में डाल देना, और ऐसी स्थिति अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी जहां चाइना है, वहीं 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी इंडिया है, तीसरी परचेजिंग पावर कैपेसिटी के आधार पर तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी इंडिया है, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, और इस समय अगर आईएमएफ की रिपोर्ट को सही माने तो दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत है। ऐसी स्थिति में कोई अमेरिकन कंपनी या अमेरिका ये स्थिति बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि इंडिया पर प्रतिबंध प्लान किया जाए। ये हैं वो तीनों नमूने जो पहुंचे हैं, जिनका नाम है मैरेजेको, जो कि वाशिंगटन में पहुंचा है अपने साथ लेकर के लिथुआनिया और पोलैंड के अधिकारियों को। ये तीनों की तीनों सांसद हैं और बाकायदा बढ़िया फॉरेन मिनिस्ट्री की कमेटियों को लीड करते हैं कि सर देखो, आपको समझ नहीं आ रहा है लेकिन हमको सब समझ आ रहा है कि सारी की सारी स्थिति के पीछे जो आपको 10 दिन में समझ में आ गया था, आपको हमको 1 महीने
महीने में, 1 साल में समझ में आ गया इंडिया पीछे है इस चीज के, क्योंकि इंडिया उनसे तेल खरीदता है, चाइना उनसे तेल खरीदता है। साहब तीनों के तीनों शिकायत करने यहां पर पहुंचते हैं। मिस्टर मैरेजे को कहते हैं कि वो इंडिया में, दिल्ली में रहा है और वो समझता है कि रशियन ऑयल परचेज करना कितना पेनफुल है हम लोगों के लिए, इंडिया इनसे तेल खरीद रहा है। आपको याद होना चाहिए यूक्रेन ने हालांकि पहले भी प्रतिक्रिया दिखाते हुए 3 भारतीयों को गलत बयानबाजी के चलते बैन किया था कि हम इन पर सैंक्शन लगाते हैं। आपको याद होना चाहिए कि इंडिया के प्रधानमंत्री समय समय पर यूक्रेन और रशिया के बीच में शांति स्थापित करने की मांग करते रहे हैं। हमारे द्वारा वही डीपीपी मॉडल अपनाया जाता है, डिप्लोमेसी, पीस, और हम लोग बात करें, कम्युनिकेशन करें, ये बात हम करते आए हैं। लेकिन असल मायने में हम अपनी जरूरतों की पूर्ति किए बगैर नहीं रह सकते। बाइडेन और मोदी ये दोनों इस बात को बेहतर तरीके से समझते हैं कि रशिया के साथ जो हो रहा है वो दुनिया के एक कोने में चल रही घटना है, लेकिन उस घटना को पूरे विश्व पर व्याप्त कर दिया जाए तो वो बहुत घातक हो सकती है। अरे तभी तो जयशंकर साहब यूरोप में बैठ करके जनवरी के अंदर जब युद्ध चल रहे हैं, जून के अंदर जब युद्ध चल रहा है, वहीं यूरोप में बैठ करके एक सवाल पूरे यूरोपियन नेशन से पूछ लेते हैं कि क्या आपको लगता है कि इंडिया के द्वारा तेल खरीदना ही रशिया से पेमेंट करवाता है या रशिया को युद्ध में सपोर्ट करता है? अरे इंडिया जितना तेल खरीदता है उससे कहीं ज्यादा तो सैंक्शंस लगाने के बाद भी यूरोप खरीदता है। ये बात, इनका डायलॉग बहुत वायरल हुआ था। ये डायलॉग चाहो तो आप एक बार रिवाइज कर सकते हो। ये भारत की स्ट्रॉन्ग रणनीति है जो इतने समय तक आ रही है। Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's. Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not the Europe's problem. I think that's something, and I see, reflections of that. And in terms of, there's a linkage today which has been made. A linkage between China and India and what's happening in Ukraine. So, nice. I mean, China and India happened way before anything happened in Ukraine. So, the Chinese don't need a precedent somewhere else in the world on how to, engage us or not engage us or be difficult with us or not be difficult. यहाँ पर एक बात जो बहुत अच्छे से समझनी होनी चाहिए, I see this as frankly a not very clever argument, a very self-serving. इन्होंने जो एक लाइन बोली जो यूरोप के बिल्कुल अंदर तक पार हो गई कि यूरोप को लगता है कि हमारी प्रॉब्लम अगर है तो वो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम होनी चाहिए। अरे सही बात है ना, यूक्रेन यूरोप और यूक्रेन यूरोप के साथ जो संकट चल रहा है, दुनिया को लगना चाहिए कि वो दुनिया की समस्या है, लेकिन यूरोप ये क्यों भूल जाता है कि दुनिया में और भी समस्याएं हैं, वो उनकी समस्या होनी चाहिए। आज इंडिया है, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, इंडिया के अंदर बेरोजगारी के साथ साथ गरीबी है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। यूरोप ये क्यों नहीं समझता कि वो उनकी भी प्रॉब्लम हो सकती है। जयशंकर साहब का ये भाषण बहुत जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ। उसके बाद इतना जबरदस्त फर्क पड़ा कि कोई भी यूरोपियन देश पलटकर वापस कहने नहीं आया कि आप तेल क्यों खरीद रहे हो। अब अमेरिका से पूछा गया, अमेरिका वालों क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया के ऊपर बैन लगाना चाहिए? इस आंसर का प्रभाव ये पड़ा कि अमेरिका खुद संभल कर बैठ गया और अमेरिका ने कहा, देखिए इंडिया को चुप कराने का मतलब ये नहीं है कि कोई लाइट का स्विच है और उसको आपने ऑन और ऑफ कर दिया। हमारी ही गलतियों से, क्योंकि ये बात तय है कि हमने अब तक पूरे मार्केट में ये तो फैला दिया है कि इंडिया रशिया के पास मर्जी से नहीं गया था, आपके कर्म थे इसलिए इंडिया रशिया के पास गया था। आप सोचिए इंडिया कितना डिप्लोमेटिक एक आंसर प्ले कर गया इन दिनों कि रशिया के पास जाना हमारी इच्छा नहीं, मजबूरी थी, और उस मजबूरी के लिए आप लोग जिम्मेदार थे। अब चूंकि आप लोग जिम्मेदार थे और अगर आप आज चाहते हो कि हम आपकी तरफ आएं तो आप हमारी परेशानियों को आज समझ लो, अदरवाइज आपके लिए और नजदीक आता देश दूर चला जाएगा। इंडिया ने खुलकर अमेरिका को बता दिया कि शीत युद्ध के समय पर आप पाकिस्तान के करीब थे, पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया पर अटैक करवाते थे। ये तो रशिया था जो हमारा उस समय मित्र बना तो हमने उसके साथ डिफेंस डील करी, क्योंकि मित्रता पैसे में नापी जाती है। हमने वेपन खरीद के उसके साथ उसकी दोस्ती निभाई। आज हमारी दोस्ती उस समय की है जो आप ही लोगों की बदौलत है, क्योंकि आपने हमें उस समय धकेल दिया था, स्वतः ही हम रशिया की गोदी में चले गए थे। आज अगर आपने फिर से वही स्थिति दोहरा दी, हमारे ऊपर सैंक्शन खेल दिया, तो ये वापसी नहीं हो पाएगी। मतलब आप यदि ये सोचे कि हम आपके पास आ जाएं, तो अमेरिका बोलता है कि इंडिया के साथ बात करना कोई स्विच ऑन ऑफ करना थोड़ी है, हम ठीक है इंडिया और रशिया की स्थिति को समझते हैं। और तो और अमेरिका खुद
एक्सक्लूसिवली एक लाइन बोलता है नवंबर 2022 में कि इंडिया कैन बाई एज मच एज रशियन ऑयल एज इट वांट्स। अमेरिका कहता है कि ठीक है, आपको जितना तेल चाहिए रशिया से खरीद लो। ये उनकी खुद की एक मंत्री यहाँ इंडिया आई थी, उन्होंने बकायदा वो दिया था, बयान दिया था।